ये उत्कर्ष का सॉन्ग है ना, उत्कर्ष ने सॉन्ग लॉन्च किया है। चलो बताओ तो हम किसके बारे में पढ़ के गए थे? बाल विकास पढ़ा था हमने। अच्छा, बाल विकास अपना विषय चल रहा था शिक्षा मनोविज्ञान, और टॉपिक चल रहा था बाल विकास। हाँ, चलो बाल विकास पढ़ रहे थे हम, और बाल विकास में कल हमने बाल विकास की मुख्य मुख्य बातें देखी थी कि क्या होती है, कैसा होता है बाल विकास। बताओ तो बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? किसने किया? पेस्थोलॉजी ने। और पेस्थोलॉजी ने उसके लिए कौन सी किताब लिखी? बेबी बायोग्राफी। बहुत बढ़िया। अच्छा, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की? स्टैनले हॉल ने। कब की थी? 19वीं सदी में की। बहुत बढ़िया। उसके बाद विकास और अभिवृद्धि में अंतर जानते हैं आप लोग? अच्छा, अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि शारीरिक वृद्धि होती है, और विकास में सभी पहलू होते हैं। ये एक पक्षीय होती है और ये बहुपक्षीय होता है। इसका मापन मात्रात्मक होता है और इसका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये रचनात्मक प्रवृत्ति है और ये रचनात्मक के साथ विनाशात्मक भी है। ये वृद्धि को सूचित करती है और ये वृद्धि के साथ ह्रास को भी सूचित करता है। यही बातें पढ़ रहे थे हम। इसमें केवल लंबाई चौड़ाई आकार में परिवर्तन होना है और इसमें कार्य क्षमता में परिवर्तन होना है। ये वृद्धि और विकास करते हुए हम लोग लास्ट में पहुंच गए थे बाल विकास के सिद्धांतों पर। कहां पहुंचे थे? बाल विकास। और बाल विकास के सिद्धांतों से आज हम शुरू करेंगे। और इसके मुख्य मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे जो हमने लिस्ट भी बनाई थी? बताओ तो। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोलैंगिक, और मनोसामाजिक, और सामाजिक सांवेगिक, सामाजिक सांवेगिक, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर। अच्छा, संज्ञानात्मक जीन पियाजे, और सामाजिक संज्ञानात्मक, और नैतिक विकास का एक और दिया था, नैतिक विकास का, और भाषा विकास का। यही तो पढ़े थे। चलिए, अब पहला हेडिंग लगाइए ना। सबसे पहले अब इनको जिस क्रम से लिखा था उसी क्रम में नहीं पढ़ेंगे हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे इनको ना। इसलिए आप लोग केवल ये हेडिंग लगा लीजिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ये सिगमंड फ्राइड ने। साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। एक बार आप लोग केवल इसको समझेंगे, लिखेंगे नहीं। साइको एनालिटिकल थ्योरी में इसने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई, 3 प्रकार की संरचना बताई। ध्यान से देखना है ना। एक संरचना इसने बताई, उसका नाम है स्थलाकृतिक संरचना। क्या नाम है? स्थलाकृतिक संरचना की चर्चा की है। एक इसने की थी गत्यात्मक, गत्यात्मक संरचना। कौन सी है? गत्यात्मक संरचना। अच्छा, इसी को हम लोग बोल देते हैं संरचनात्मक संरचना। केवल देखना, समझना आप इस चीजों को ना। एक इसने बताई थी मनोलैंगिक संरचना, मनोलैंगिक
संरचना, तीन ही बताइए। अच्छा, ये स्थलाकृतिक संरचना है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैसे लिखेंगे? टोपोग्राफिकल, यही लिखेंगे, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। एक होती है गत्यात्मक, जिसे बोलते हैं डायनेमिक। क्या बोलते हैं? डायनेमिक, या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। इसे हम लोग बोलते हैं साइकोसेक्सुअल स्ट्रक्चर। बताओ कितनी संरचनाएं बताइए? तीन, ध्यान से देखना है। एक तो कौन सी है? स्थलाकृतिक संरचना। दूसरी कौन सी है? गत्यात्मक संरचना। तीसरी कौन सी है? मनोलैंगिक संरचना। अब पहले तो यहां पर हम कंफ्यूज नहीं हो जाए, हमें ये तो सारा पता है कि ईड क्या होता है, ईगो क्या होता है, चेतन क्या होता है, चेतन क्या होता है, लेकिन वो कौन से में सम्मिलित किया जाता है ये ध्यान रखना जरूरी है। स्थलाकृतिक संरचना में उसने मन के तीन अवस्थाएं बताई है। मन की कितनी अवस्था बताई है? तीन अवस्था बताई है। कौन कौन सा मन है बताओ? देखिए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ये जो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की इसने संरचना बताई थी, उस संरचना का नाम क्या रखा है? स्थलाकृतिक संरचना। उसके बाद गत्यात्मक, डायनेमिक या संरचनात्मक संरचना बताई। इसमें इसने तीन प्रकार की प्रवृत्तियां बताई है, तीन मनोदेहिक प्रवृत्तियां बताई है। क्या क्या बताई है? इड, ईगो और सुपर ईगो। अच्छा, इसके बाद में इस मनोलैंगिक संरचना बताइए, इसमें मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्था बताई है? पांच अवस्था का अध्ययन किया है, या पांच अवस्था की चर्चा की है। और वो पांच अवस्थाएं कौन कौन सी होती है वो हम जब ये संरचना पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी और जेनेटियल, पांच स्टेज इसने बताई है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि इसने कितने प्रकार की संरचनाएं बताई? तीन प्रकार की। देखो, ये पूछा जाएगा निम्न में से सिगमंड फ्राइड ने स्थलाकृतिक संरचना के तहत किन तत्वों को सम्मिलित नहीं किया है, तो तीन इनमें से दे देंगे, एक उनमें से कुछ देंगे, तो आप लोग समझ जाएंगे आराम से, कोई डाउट थोड़ी रहेगा आपको। लिखो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में लिखो। इस सिद्धांत में हेडिंग तो लगा ली होगी आपने, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हेडिंग लगाओ मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। लिखो, इस सिद्धांत में फ्राइड ने व्यक्तित्व के तीन पहलुओं, व्यक्तित्व के तीन पहलुओं, व्यक्तित्व के तीन पहलुओं अर्थात व्यक्तित्व के तीन पहलुओं अर्थात तीन प्रकार की संरचनाओं, अर्थात तीन प्रकार की संरचनाओं का वर्णन किया है। तीन प्रकार की संरचनाओं का वर्णन किया है। ए लगाकर लिखोगे स्थलाकृतिक संरचना। पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग। ए लगाकर लिखोगे स्थलाकृतिक संरचना। स्थलाकृतिक संरचना, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। आ जाऊं? है
पीछे भेजो। टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर लिख लिया। लिखो इसके तहत मन की 3 अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसके तहत मन की 3 अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसके तहत मन की 3 अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। मन की 3 अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। मन की 3 अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। अच्छा बताओ, देखे मुझे एक बार, एक कौन सा है, एक कौन सा है, एक कौन सा है? अच्छा, इनके बारे में आप लोगों को मैंने एक बार मौखिक रूप से बता दिया था। यदि आपको ध्यान हो तो चेतन मन क्या होता है? चेतन मन, इस पर व्यक्ति का, वेरी गुड, नियंत्रण होता है। इसलिए यह व्यक्ति की कौन सी अवस्था है? ये मन की वास्तविक अवस्था है। नियंत्रण होता है तो वास्तविक अवस्था है कि नहीं है? अच्छा मुझे बताइए, इसमें वर्तमान के जितने भी घटनाएं, वर्तमान की जितनी भी घटनाएं या जितने भी अनुभव है वो सम्मिलित किए जाते हैं ना। वर्तमान की घटनाएं और अनुभव जितने भी है वो किस में सम्मिलित किए जाएंगे? चेतन मन में सम्मिलित किए जाएंगे। इसका मतलब वर्तमान में क्या घटित हो सकता है? अच्छा, ये जो अवस्था है इस पर नियंत्रण है, ये वास्तविक अवस्था है, और वर्तमान की जितनी भी घटनाएं और अनुभव है वो सारे के सारे अनुभव इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं ना कि ये एक प्रकार से व्यक्ति की तात्कालिक स्मृति है। कैसी स्मृति है? तात्कालिक स्मृति होती है कि नहीं होता है? जैसे आप कभी आपने पीसी देखा होगा, कंप्यूटर देखा होगा, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ है, हम कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो चीजें है ना वो तो है चेतन, और फिर उसके सीपीयू में जो चीजें हार्ड डिस्क वगैरह में सम्मिलित घटित की हुई पड़ी है वो अचेतन है। और जैसे ही लाइट गई तो बताओ उसकी स्क्रीन से सारी चीजें गायब हो जाएगी ना, लेकिन उसकी हार्ड डिस्क में तो वो चीजें पड़ी रहेगी, नहीं पड़ी रहेगी। इसलिए तात्कालिक स्मृति है, ये एक प्रकार से उस स्क्रीन के रूप में काम करता है जिसमें चीजें सामने होती है, तात्कालिक स्मृति होती है। मुझे बताओ, ये कुल पूरे मन का कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है। और आपको बताओ तो इसको एक बर्फ के उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया था सिगमंड फ्राइड ने। तो चेतन नियंत्रण होता है, वास्तविक अवस्था होती है, और वर्तमान की घटनाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है, और यह तात्कालिक स्मृति होती है, और 1/10 भाग होता है। फिर अचेतन क्या था? जिस पर हमारा नियंत्रण होता है क्या? नहीं होता है। नियंत्रण नहीं होता है, इसका मतलब जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ये वास्तविक नहीं है ना। चीजें क्या बन जाएगी? अवास्तविक अवस्था। कौन सी अवस्था बन जाएगी? अवास्तविक। इसमें क्या सम्मिलित किया जाता है? इसमें मुझे एक बात बताओ, दमित इच्छाएं सम्मिलित की जाती है ना? क्या केवल दमित इच्छाएं होती है कि इसमें मेरे ख्याल से समस्त पूर्व अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं ना। ये जो अनुभव अब पूर्व में हो चुके हैं, जिन्हें हम लोग भूल चुके हैं, ये चीजें इसी में सम्मिलित होती है। समस्त पूर्व अनुभव इसमें सम्मिलित होते हैं। समस्त दुखद घटनाएं इसमें होती है जो पहले से हो चुकी है, और वो दुखद है, वो दुखद घटनाएं इसमें होती है। अच्छा, दुखद क्यों? सारी सुखद घटनाएं भी तो इसी में होती है ना। अरे जब सब कुछ इसी में रखा जाता है तो सारी घटनाएं इसी में होती है। दमित इच्छाएं होती है, समस्त पूर्व अनुभव होते हैं, सुखद घटनाएं होती है, दुखद घटनाएं होती है। जितने भी हमने अनुभव लिए हैं वो सारे के सारे अनुभव हम भूलते जाते हैं। इसका मतलब हम लोग उसको कहां भेज रहे हैं? अचेतन में भेज रहे हैं। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो यदि सुखद घटनाएं हैं या अच्छे अनुभव है, जितने भी अच्छे अनुभव, यदि वो वापस अचेतन से चेतन में लौट कर आएंगे तो अपने को दुख पैदा नहीं करेंगे। दुख कौन से पैदा करते हैं? जो दुखद घटनाएं या फिर जो इच्छाएं दमित रह गई है, वो जब वापस चेतन में लौट के आती है ना, तब हमें परेशानियां होती है, कठिनाइयां होती है। और व्यक्ति, सिगमंड फ्राइड कहता है, इस अचेतन के इन दमित इच्छाओं और इन दुखद घटनाओं के कारण ही कार्य करता है। जो भी वो कार्य कर रहा है ना, उसका जो व्यक्तित्व निर्मित हो रहा है ना, उस व्यक्तित्व निर्माण में इन चीजों का योगदान ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, ये कुल कितना होता है? 9/10 भाग होता है। इसका मतलब कितने % हो गया है? 90% हो गया है। 90% हो गया। अच्छा, ये तात्कालिक मेमोरी नहीं होती है,
ये बाद की मेमोरी होती है, मैं कहूंगा इसको स्थायी मेमोरी होती है कई कई स्थितियों में, हालांकि अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेमोरी कौन सी है, स्थायी मेमोरी होती है। अपने नियंत्रण में ये नहीं होता है, लेकिन अपने कहीं ना कहीं अचेतन में जाके वो चीजें अस्थायी हो जाती है, सॉरी स्थायी हो जाती है। एक होता है अर्धचेतन, ये क्या होता है, चेतन और अचेतन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है कि नहीं करता है भाई, एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है, मतलब उनको जोड़ रहा है, योजक कड़ी है। अच्छा, बीच में एक माध्यम का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भाई साधन का काम कर रहा है, किसके लिए, अचेतन और चेतन के बीच में जो माध्यम का काम करता है ना, वो कौन सा होता है, अचेतन, अर्धचेतन होता है। अर्धचेतन इन दोनों में मिक्स होता है, हम ये नहीं कह सकते कि अर्धचेतन इतना प्रतिशत होता है, अर्धचेतन इन दोनों में मिक्स पाया जाता है, दोनों के बीच की कड़ी होती है। अच्छा, कई स्थितियों में देखो हम लोग याद की हुई बातों को अचानक भूल जाते हैं, अपने को बहुत याद होता है, कई बार ऐसे कहते हैं कि यार उसका नाम क्या, अरे उसका नाम यार, उसका नाम है ना वो, उसका नाम अचानक भूल गए ना हम लोग, बीच में बोलते बोलते हम लोग अटक गए, अचानक से हम लोग हकला गए। इसका मतलब है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, वो अर्धचेतन को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अनकॉन्शियस से उसके कॉन्शियस में आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं है। तो एक कॉन्शियस होगा, एक अनकॉन्शियस होगा और एक सबकॉन्शियस होगा, ध्यान रह जाएगा। ये अर्धचेतन जो होता है ना, ये अर्धचेतन इस अचेतन के ज्यादा नजदीक होता है। जैसे आपको मैंने बताया था ना, ईगो सुपर ईगो के ज्यादा नजदीक होता है, उसी प्रकार से अर्धचेतन होता है ना, वो किसके नजदीक होता है, अचेतन के। चेतन अपना अकेला रहता है, अर्धचेतन और अचेतन एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो याद की हुई चीजें भूल रहे हैं ना हम लोग। हाँ, कुछ प्रयास के बाद वो कहां लौट सकती है, वापस चेतन में आ सकती है। लिखो, क्या लिखा आपने, 3 अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1 लिखो, चेतन मन, चेतन मन। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन को लिखो कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लिखो, ये मन की वास्तविक अवस्था होती है, ये मन की वास्तविक अवस्था होती है। ये मन की वास्तविक अवस्था होती है। इस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट लिखो, इस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। अतः इसे, नेक्स्ट लाइन में लिखना है ना, नियंत्रण होता है, अतः इसे मन की जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत, जागना ही होता है ना, मन की जागृत अवस्था कहते हैं, मन की जागृत अवस्था कहते हैं। अतः इसे मन की जागृत अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष घटनाओं, प्रत्यक्ष घटनाओं, विचारों, प्रत्यक्ष घटनाओं, विचारों, वस्तुओं, एवं अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है, एवं अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, ये प्रत्यक्ष घटना है, मतलब जो सामने घटित होती है, जिसका सबको पता होता है, सब जागते हुए हैं। कुछ नहीं है सर, तुम चिंता मत करो ना। मुझे ऐसे लगा कि वो दाने दाने में केसर का दम केवल लड़के ही यूज करते हैं।
हाँ, लिखो ये तात्कालिक स्मृति की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट लिखो, ये तात्कालिक स्मृति की भांति कार्य करता है। ये तात्कालिक स्मृति की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट लिखो, ये संपूर्ण मन का 1/10 भाग, ये संपूर्ण मन का 1/10 भाग ये संपूर्ण मन का 1/10 भाग कोष्टक में लिखेंगे कितना प्रतिशत? 10% होता है। नंबर 2 लिखो, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, इसमें लिखो इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। इस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। अतः ये मन की अवास्तविक अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, अतः ये मन की अवास्तविक अवस्था मानी जाती है। अतः ये मन की अवास्तविक अवस्था मानी जाती है। अतः ये मन की अवास्तविक अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट लिखो, इसे मन की सुषुप्त अवस्था भी कहते हैं। इसे मन की सुषुप्त, सुषुप्त मतलब सोना, मन की सुषुप्त अवस्था भी कहते हैं। मन की सुषुप्त अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, इसमें कटु अनुभूतियों, अनुभूति मतलब अनुभव ही होता है। कटु अनुभूतियों, कटु मतलब कठोर, कटु अनुभूतियों, दुखद घटनाओं, दुखद घटनाओं, कटु अनुभूतियों, दुखद घटनाओं, दमित इच्छाओं, दमित इच्छाओं एवं दमित इच्छाओं एवं समस्त पूर्वानुभवों, समस्त पूर्वानुभवों मतलब पूर्व अनुभव, पूर्व और अनुभव के मध्य संधि हुई है। समस्त पूर्वानुभवों को सम्मिलित किया जाता है, को सम्मिलित किया जाता है। को सम्मिलित किया जाता है। ये संपूर्ण मन का, ये संपूर्ण मन का 9/10 भाग, ये संपूर्ण मन का 9/10 भाग कोष्टक में कितना लिखेंगे? 90% होता है।
होता है। फिर लिखो नंबर 3, अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। इसमें लिखो यह चेतन एवं अचेतन मन, यह चेतन एवं अचेतन मन ये चेतन एवं अचेतन मन के मध्य योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। योजक मतलब जोड़ने वाली, योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो याद की हुई बातों को, याद की हुई बातों को, याद की हुई बातों को भूल जाना, भूल जाना, कोमा अटक जाना, अटक जाना, याद की हुई बातों को अचानक भूल जाना। अचानक और लिखोगे बीच में निशान बना के, वैसे भूल जाना तो अचेतन में चला जाएगा। याद की हुई बातों को भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, हकला जाना, हकला जाना आदि अर्धचेतन के ही उदाहरण है। आदि अर्धचेतन के ही उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अर्धचेतन के ही उदाहरण है। हो गया? बताओ कौन सा स्वरूप हो गया? स्थलाकृति। बी लगा के लिखो। ए लगा के स्थलाकृति लिखा था, बी लगा के लिखो गत्यात्मक संरचना या संरचनात्मक संरचना। गत्यात्मक संरचना या संरचनात्मक संरचना। गत्यात्मक संरचना या संरचनात्मक संरचना। डायनेमिक, डायनेमिक, या स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। डायनेमिक या स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। संरचनात्मक संरचना लिखो। इसके तहत व्यक्तित्व की तीन मनोदेहिक स्थितियों, इसके तहत व्यक्तित्व की तीन मनोदेहिक, इसके तहत व्यक्तित्व की तीन मनोदेहिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व की तीन मनोदेहिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है।
कौन सी है? लिख लो, इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 लिख लो, 1 2 3। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। फिर क्या लिखेंगे? इनका अध्ययन किया जा चुका है, ये लिखेंगे। व्यक्तित्व में पढ़ चुके हैं ना हम लोग, ईड भी जानते हो और ईगो भी जानते हो और सुपर ईगो भी जानते हो। फिर सी लगा के क्या लिखेंगे? मनोलैंगिक संरचना। मनोलैंगिक संरचना। मनोलैंगिक संरचना लिख दिया। लिखो, इसके तहत व्यक्तित्व विकास की, इसके तहत व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसके तहत व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसके तहत व्यक्तित्व विकास की एक दिन आपने बोला कि जीन पियाजे जिंदा है। अब मैंने मेरे दोस्तों को बता दिया, उनको वापस कैसे बताऊं कि वो नहीं मर गया वो तो। यार ये बात तो सही है यार। अच्छा, मैंने वो हार्वर्ड गार्डनर के लिए बोला था और वो जीन पियाजे बीच में आ गया था ना, इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ। अब उन्हें ऐसे बता दीजिए जाके, बोले बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि वो नहीं रहे हैं, बस। और मुझे लगता नहीं आपके दोस्त इन जीन पियाजे को जानते होंगे। तो उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा उनको। फिर भी उनको कहना कि हमसे गलती हो गई, वो मर गए, हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे थे, उनको ये भी बोल देना कि हम ऐसे नहीं कह रहे थे, हम तो ऐसे कह रहे थे कि आज भी वो हमारे बीच में जिंदा है, ऐसा लगता है जब उनको पढ़ते हैं तो। बाकी वो शरीर से मर चुके हैं, उनकी आत्मा हमारे बीच ही भटक रही है, ऐसे बोल देना। लिखो, हैं? आ गया तुम? कहाँ गया था? अच्छा, वो बेरोजगारी वाला हो गया मामला? रोजाना जाना पड़ेगा? गणेश आया क्या आज? गणेश यार, तू तो हमसे जुदा हो गया यार, ऐसा क्या हो गया? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों का प्रभाव है, इसे आपका व्यवहार तो दिखाई दे रहा है। कुलदीप तो आगे ही बैठता है आजकल, कुलदीप तो ठीक है। हैं? लिखो, क्या लिखा है? 5 अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें 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 फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं।
जिन्हें फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं। फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं। समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ, हमने जब लिस्ट बनाई थी तो उसमें दूसरा वाला सिद्धांत कौन सा लिखा था? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। अब इन 5 अवस्थाओं को हम उस सिद्धांत में पढ़ लें तो भी एक ही बात है ना। उस सिद्धांत को लाके उठा के यहाँ टिका देना तो वो मनोलैंगिक संरचना बन जाएगी, और नहीं तो वो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है ही। ये ज्यादा प्रसिद्ध है। इसका स्थलाकृतिक संरचना गत्यात्मक संरचना से भी कहीं ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्तित्व निर्माण में मनोलैंगिक संरचना रहा है। तो चलिए अगला सिद्धांत लिखिए, अगले सिद्धांत की हेडिंग लगाइए। जैसे मनोविश्लेषणात्मक लिखा था वैसे ही मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। आवाज नहीं। क्या हो गया? लड़ाई होगी ऐसी की? विजय नहीं है क्या? विजय, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। लिखो। लिखो इसे इसे व्यक्तित्व का, इसे व्यक्तित्व का पंच अवस्था सिद्धांत, व्यक्तित्व का पंच अवस्था सिद्धांत। इसे व्यक्तित्व का पंच अवस्था सिद्धांत, 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं। भी कहते हैं। क्या गड़बड़ हो रहा है क्या? गर्मी हो रही है? हाँ? अपने कोई गड़बड़ होगा तो छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? हाँ? हाँ चलो सुनो, अब ध्यान से सुनो। ये सिद्धांत है ना, वास्तव में समझने लायक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के बारे में हमने पहले चर्चा नहीं की। अब तक तो हम इतना जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे थे क्योंकि पहले खूब बकवास कर चुके थे। चेतन, अचेतन, अचेतन प्रारंभ से लिया था लास्ट तक, इनकी हमने चर्चा नहीं की। अब मैं इसकी 5 अवस्थाएं बताऊं उससे पहले, इसकी मुझे आपको 5 अवस्थाएं बतानी है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इन अवस्थाओं में कुछ ऐसी शब्दावली आएगी। जैसे हम लोग आरटी एक्ट पढ़ते हैं तो उसकी शब्दावली पहले पढ़ लेते हैं ना,
वैसे इस सिद्धांत की कुछ शब्दावली मैं आपको पहले पढ़ा दूं ताकि मैं आगे फिर उस प्रकार के नाम ले ना, तो आपको ये नहीं लगे कि ये कह क्या रहा है, हर जगह समझना नहीं पड़े। तो इसकी 2-3 शब्दावली आपको शब्दों पर थोड़ा सा गौर करना होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पंच अवस्था सिद्धांत की। अच्छा, एक शब्द आता है जिसका नाम होता है सेसव कामुकता। सेसव कामुकता। एक शब्द आता है जिसका नाम होता है नार्सिसिज्म। अच्छा, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्वयंमोह। क्या बोलते हैं? स्वयंमोह। पहले तो इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, ये नार्सिसिज्म क्या होता है या स्वयंमोह क्या होता है। ये सिगमंड फ्राइड कह रहा है कि बालक में एक व्यक्ति में एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति में कैसी प्रवृत्ति होती है? जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इसका मतलब कैसी प्रवृत्ति है? स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? स्वाभाविक। व्यक्ति में एक स्वाभाविक या जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसके तहत वो व्यक्ति या वो बालक अपने आप में मस्त रहता है। किसमें रहता है? अपने आप में मस्त रहता है। नार्सिसिज्म का मतलब होता है या स्वयं का मतलब होता है खुद से प्रेम करना, स्वयं से प्रेम करना। जब अपने आप में मस्त तभी हो पाएगा ना जब वो स्वयं से प्रेम करेगा। स्वयं से प्रेम करना ये बालक में जन्मजात होता है। ये हम लोग कहीं आके वातावरण से अर्जित नहीं करते हैं, हम अपने आप से प्रेम करते हैं। आपको पता है ये जो नार्सिसिज्म या स्वयं की प्रवृत्ति है ये सर्वाधिक पाई जाती है शेषवावस्था में। कौन सी अवस्था में? शेषवावस्था में। शेषवावस्था में बालक अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप से प्रेम करता है। आपने कभी बालक को खेलते हुए देखा होगा? छोटा बालक होता है शेषवावस्था का, उस बालक के सामने आपने खिलौने रख दिए, वो खिलौने ले रहा है, आराम से इसको पकड़ रहा है, इसके साथ आऊं आऊं, यदि आवाज नहीं आ रही है तो, और आवाज आ रही है, वो सीख गया है भाषा, तो वो निश्चित रूप से कुछ बोलता रहेगा और उसके साथ में खेलता रहेगा। उसको ज्यादा दुनिया से लेना देना नहीं होता है, वो अपने आप से प्रेम करेगा, अपने आप में क्या रहेगा? मस्त रहेगा। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म। अच्छा, ये सर्वाधिक होता कहाँ है? शेषवावस्था में। लेकिन जरूरी नहीं है आगे नहीं हो, आगे भी अपने में चलता रहता है, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी तीव्रता कमजोर हो जाती है। कुछ लोगों में ये स्वयं शेषवावस्था के बाद आगे भी बरकरार रहता है, मतलब उसकी तीव्रता ठीक रहती है। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, जो लोग यदि घर से निकलते हैं किसी काम के लिए तो उससे पहले तैयार होते हैं, तैयार होकर कपड़े वपड़े पहनते हैं, कपड़े वपड़े पहनकर तैयार हो गए कंप्लीट कि अब उनको निकलना है, उसके बाद भी वो कम से कम 5-10 बार ड्रेसिंग के सामने जाकर, दर्पण के सामने जाकर अपने आप को इधर से देखते हैं, इधर से देखते हैं, फिर यूं कैसा हूं, इधर कैसा हूं, वो फिर थोड़ी दूर चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ड्रेसिंग के सामने आएंगे, फिर अपने आप को देखेंगे। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो स्वयं वाली स्थिति है उसकी। कौन सी है? जिसकी तीव्रता शेषवावस्था में थी वो आगे भी लगातार बनी रहती है। और कुछ लोगों में कमी होती है, ज्यादा स्वयं मोह नहीं होता है, दूसरों से मोह ज्यादा होता है उनको, इसलिए वो जैसे भी है वैसे कपड़े वपड़े पहने निकल पड़ते हैं। यही होता है। तो इस नार्सिसिज्म में 2 बात आप लिख लो स्वयं में। एक शब्द लिखेंगे स्वयं, हेडिंग कुछ नहीं लगानी है, यही मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है ना, और उसमें एक शब्द लिख लेंगे स्वयं, कोष्टक में लिख लेंगे नार्सिसिज्म। लिखो। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति में अपने आप में मस्त रहने, व्यक्ति में अपने आप में मस्त रहने, अपने आप में मस्त रहने अर्थात स्वयं से प्रेम करने, अर्थात स्वयं से प्रेम करने की
जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, कि जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है। ये प्रवृत्ति शेषवा अवस्था में सर्वाधिक होती है। ये प्रवृत्ति शेषवा अवस्था में सर्वाधिक होती है, शेषवावस्था में सर्वाधिक होती। अब मैं जब भी आगे इस स्वयं शब्द का काम में लेऊंगा, नार्सिसिज्म शब्द को काम में लेऊंगा, तो आप आराम से समझ जाएंगे ना कि कौन सी अवस्था में सर्वाधिक होगी। कोई डाउट नहीं है इसमें, प्रवृत्ति क्या होती है। फिर एक शब्द आता है जिसको आपको लिखना नहीं है अभी, है ना। एक शब्द आता है जिसका नाम है काम प्रवृत्ति। क्या होता है? काम प्रवृत्ति। अच्छा, दो तीन चीजें हम एक साथ ही देखते हैं। ये काम प्रवृत्ति क्या होती है? तो देखो, काम प्रवृत्ति फ्राइड के अनुसार जन्मजात होती है। कैसी होती है? इसका मतलब सीधी सीधी बात हो गई, कैसी होगी? ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। काम प्रवृत्ति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये जो काम प्रवृत्ति होती है, ये जन्मजात या स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को फ्राइड ने क्या नाम दिया है? लिबिडो। क्या नाम दिया है? लिबिडो। काम प्रवृत्ति को नाम क्या दिया है? लिबिडो। इसलिए हम इसका नाम ही लिबिडो ही लेंगे, हम काम प्रवृत्ति इसको यूज में नहीं लेंगे। अच्छा, काम प्रवृत्ति जो उसमें जन्मजात या स्वाभाविक होती है ना, इसकी बालक पूर्ति करता है। क्या करता है? पूर्ति करता है। वो पूर्ति करता है अपने जीवन की, अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में इनकी पूर्ति करता रहता है। अच्छा, ये जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इन विभिन्न अवस्थाओं में काम प्रवृत्ति या लिबिडो की पूर्ति के लिए उसमें कामुकता के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। कामुकता के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। इसका मतलब है काम प्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है, जिन क्षेत्रों का उपयोग करता है, वो क्षेत्र विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होते हैं। और इन अलग अलग अवस्थाओं के माध्यम से, इन अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग कामुकता क्षेत्रों के माध्यम से वो बालक लिबिडो की पूर्ति करता रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये काम प्रवृत्ति होती है या लिबिडो होती है। इसी प्रकार का एक शब्द जो मैंने पीछे लिखा था वो होता है शैशव कामुकता। क्या होता है? शैशव कामुकता। अच्छा, इस शैशव कामुकता को लेकर युंग और फ्राइड के मध्य विवाद था। फ्राइड और युंग के मध्य क्या था? विवाद था। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि फ्राइड ने तो कहा कि ये जो काम प्रवृत्ति या कामुकता जो होती है ना, ये कामुकता शेषवा अवस्था में सर्वाधिक होती है। शेषवा अवस्था में सर्वाधिक होती है, जबकि युंग ने कहा कि ये किशोरावस्था में सर्वाधिक होती है। युंग ने कहा किशोरावस्था में सर्वाधिक होती है। देखिए, शायद आप बात को हल्का सा समझे होंगे। लिबिडो की जो पूर्ति की जो प्रवृत्ति होती है, कामुकता जो होती है, ये कामुकता, इसने फ्राइड ने तो कहा शेषवावस्था में सर्वाधिक होती है, युंग ने कहा किशोरावस्था में सर्वाधिक होती है। अच्छा, काम देखो, इस कामुकता का मतलब क्या है? काम प्रवृत्ति जो होती है ना व्यक्ति की, जो काम प्रवृत्ति, इस काम प्रवृत्ति के प्रदर्शन करने को कामुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामुकता। काम प्रवृत्ति के प्रदर्शन करने को कामुकता बोलते हैं। अब आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, क्या फ्राइड सही था, क्या युंग सही था? दोनों ही सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन आप थोड़ा सा हल्का सा, मैं समझाऊंगा अभी आपको, मैंनी जो कहानी समझानी थी वो समझ में आई नहीं है। मैं कहता हूं कि लिबिडो जो होता है ना, उसका प्रदर्शन करना कामुकता कहलाता है। फ्राइड तो कहता है कि कामुकता शेषवावस्था में अधिक है। काम प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहा है, कामुकता की बात कर रहा है। इसका मतलब जो काम प्रवृत्ति को प्राप्त करने का जो प्रदर्शन होता है, या काम प्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, उन क्रियाओं को कामुकता कह रहा है। फ्राइड कह रहा है कि हो सकता है किसी व्यक्ति में शेषवावस्था में काम प्रवृत्ति किसी बालक में मान लीजिए 10 किलो है, मैं एक मात्रक के रूप में ले रहा हूं। कितनी है? 10 किलो। तो वो पूरी की पूरी 10 किलो का ही प्रदर्शन वो शेषवावस्था में कर देगा।
इसका मतलब कामुकता का मतलब है जो 10 किलो उसमें लिबिडो है ना, उसको प्राप्त करेगा सर्वाधिक, मतलब पूरी कर लेगा। युंग कहता है कि शेषवा अवस्था में काम प्रवृत्ति 10 किलो है, लेकिन वो उसका प्रदर्शन नहीं करेगा। शेषवा अवस्था में, शेषवा अवस्था में वो केवल और केवल 10 या 20% ही उसका प्रदर्शन करेगा। इसको मतलब प्राप्त कितनी करेगा वो उसका प्रदर्शन 10 या 15% का ही करेगा। बात यह है कि फिर युंग कहता है कि किशोरावस्था में, अच्छा फ्राइड कहता है किशोरावस्था में एक बालक में मान लीजिए 20 किलो या 10 किलो काम प्रवृत्ति है, तो वो केवल 5 या 10 या 15% ही फ्राइड के अनुसार उसकी पूर्ति करेगा किशोरावस्था में। लेकिन युंग कहता है कि यहां पर वो प्रदर्शन कितना करेगा, 100% करेगा। यदि इनकी बातों को देखा जाए तो मेरे ख्याल से शेषवावस्था वाली बात थोड़ी सी ज्यादा उचित बैठती है। फ्राइड ये कहता है कि भले ही कम हो, काम प्रवृत्ति कम हो, लेकिन जितनी होगी ना उसकी पूरी का प्रदर्शन वो शेषवावस्था में करेगा। लेकिन किशोरावस्था में संपूर्ण काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन वो नहीं करेगा, जबकि युंग कहता है कि नहीं वो करेगा। इस बात को लेकर उन दोनों के मध्य विवाद था। तो अब तो वो है नहीं दोनों ही, तो इसलिए हम इन दोनों के विवाद को समाधान नहीं कर सकते। जो था वो विवाद इनके बीच में था। समझ पा रहे? लिखो तो एक लाइन, आपने स्वयं वो लिखा। अगली बात लिख लीजिएगा, काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति लिखो, यह व्यक्ति की जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यह व्यक्ति की जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जिसकी पूर्ति वह विभिन्न विकास की अवस्थाओं में, जिसकी पूर्ति वह विभिन्न विकास की अवस्थाओं में, विभिन्न विकास की अवस्थाओं में अलग अलग कामुकता क्षेत्रों, अलग अलग कामुकता क्षेत्रों के माध्यम से करता है। अलग अलग कामुकता क्षेत्रों के माध्यम से करता है। इसे फ्राइड ने लिबिडो की संज्ञा दी है। इसे फ्राइड ने लिबिडो की संज्ञा दी है। इसे फ्राइड ने लिबिडो की संज्ञा दी। नेक्स्ट बिंदु लिखिए, सेसव कामुकता। सेसव कामुकता। सेसव कामुकता। सेसव कामुकता, इसमें लिखो इसको लेकर, सेसव कामुकता, इसको लेकर फ्राइड एवं युंग के मध्य, इसको लेकर फ्राइड एवं युंग के मध्य मतभेद था। फ्राइड एवं युंग के मध्य मतभेद था। इसी में लिखेंगे ना, फ्राइड के अनुसार ये शेषवावस्था में
फ्राइड के अनुसार ये शेषवावस्था में, जबकि युंग के अनुसार किशोरावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। जबकि किशोरावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि युंग के अनुसार किशोरावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। किशोरावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा आप लोग, एक शब्द में काम में ले रहा हूं स्थिरीकरण। क्या इस शब्द को समझ पाएंगे आप? नहीं समझे है ना? हम नींद आ रही है इधर से है इधर से, क्या समझ पाए हैं? ऑन करना है ये पंखा, वो पीछे पीछे रेगिस्तान में कौन है? लास्ट ही लास्ट में। ये एक पंखा ऑन करना है, ये पंखा इधर से सेकंड नंबर, आगे से सेकंड नंबर। वैसे सारे, हाँ हो गया हो गया, पहली बार में सफलता मिल गई। नहीं नहीं, देखो अब इन्होंने पहली बार ही फरमाइश की है मुझसे, कुछ तो फर्ज बनता है मेरा, है ना? सुधरा नहीं तो हो गई। अब वापस देखो तो, ये स्थिरीकरण को समझे हैं क्या आप लोग? नहीं समझे। अच्छा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? ये स्त्री औरत नहीं है, ये स्त्री का मतलब है स्थित होना, स्थिर होना, स्थायी होना। क्या होता है? स्थायी होना। आप जब नौकरी लगेंगे ना, तो नौकरी लगने के बाद 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, अस्थायी 2 साल रहेगा। एक जगह की जरूरी नहीं है, कितनी जगह ट्रांसफर करवा लो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, मतलब 2 साल तक आप अस्थायी नौकरी के रूप में रहेंगे। यदि 2 साल तक आपके साथ कुछ घटित हो जाता है तो सरकार आपके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप अस्थायी प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में कार्य करेंगे। इसका मतलब आप प्रशिक्षणार्थी है उस समय तक। फिर 2 साल के बाद, अब 2 साल में यदि आपकी सेवाएं संतोषप्रद रहती है तो आपका जो डीडीओ होगा, नोडल अधिकारी होगा, जो आपका डीडीओ मतलब प्रिंसिपल होगा, वो प्रिंसिपल, वो पीओ आपके लिए एक लेटर बनाकर भेजेगा। आप उसे एप्लीकेशन देंगे 2 साल पूरा होने पर कि मेरे 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, सेवा संतोष सर्टिफिकेट, सेवा संतोष प्रमाण पत्र। तो सर्विस सेटिस्फाई जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें वो सील साइन करके देगा कि इसने 2 साल तक मेरे यहाँ पर काम किया। यदि आपने 2 जगह किया तो दोनों से लेना पड़ेगा, 4 जगह काम किया तो 4 लोगों से लेना पड़ेगा कि मेरे अधीन यहाँ काम किया और इसकी सेवाएं संतोषप्रद रही है। अतः मैं इसके स्थायीकरण, स्थिरीकरण या फिक्सेशन की सिफारिश करता हूं, अनुशंसा करता हूं। समझ पा रहे हैं? तब आपका होगा फिक्सेशन। क्या हो जाएगा? फिक्सेशन। इसका मतलब अब आप सब डिपार्टमेंट्स के लिए क्या हो चुके हैं? स्थायी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? स्थायी हो चुके हैं। डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल क्या हो गए? फिक्स हो गए। तो ये फिक्स वाली बात यह है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी सेवा संतोषजनक ही है। हाँ हाँ, उसमें यह कि उसका समझौता हो जाना चाहिए, उसका निपटारा हो जाना चाहिए। हाँ, बस निपटारा हो जाना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कर लो आप। प्रोबेशन में आपको ज्यादा छुट्टियां वुट्टियां नहीं मिलती, केवल 1 साल में 15 CL मिलती है। मतलब 1 महीने में आप लोग 1.25 दिन एब्सेंट रह सकते हैं, वो भी परमिशन से। 1.25 दिन, 1.25 दिन का मतलब समझ गए ना? 1 दिन और उसके बाद अगले 6 घंटे। 24 घंटे के मालिक है आप लोग, 24 घंटे के नौकर है, मालिक नहीं है। 24 घंटे के नौकर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है? और उससे ज्यादा यदि आपने छुट्टी ली है, उससे ज्यादा आपने छुट्टी ली है तो आपका फिक्सेशन, प्रोबेशन आगे बढ़ा दिया जाएगा। जैसे मान लो 15 छुट्टी 1 साल की है, 2 साल की कितनी हो गई?
30, और 30 से आपने ज्यादा छुट्टी ले ली, 30 से आपने ज्यादा छुट्टी ले ली, मान लो आपने 100 छुट्टी ले ली, तो आपके कितने दिन आगे बढ़े? 30 दिन नहीं, कितने दिन? 70 दिन। 30 दिन की तो छुट्टी आपकी वैलिड थी, वो तो आपने ले ली, उसके अलावा 70 दिन की छुट्टी ले ली, तो आपका फिक्सेशन कब माना जाएगा? 70 दिन बाद में माना जाएगा। समझ पा रहे? तो अगला इंक्रीमेंट भी उस हिसाब से लगेगा, सारी चीजें उस हिसाब से होगी। हाँ, 30 तक आप छुट्टी ले सकते हैं, मतलब 30 के अलावा 30 तक आप छुट्टी ले सकते हैं, अब्सेंट हो सकते हैं। यदि 29 दिन तक आपने छुट्टियां ली है ना, मतलब 1 महीने से कम तक, 30 तो वो, इसके अलावा आप भाग गए कहीं और आप 29 दिन बाद वापस स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक वो मामला, यदि आपने उन छुट्टियों की परमिशन ले ली है ना, बाद में नॉन पेमेंट हो गए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिक्सेशन उसी टाइम पर होगा। लेकिन 1 महीने से ज्यादा अब्सेंट होने पर ये मामला गड़बड़ होता है। खैर वो तो बाद की बात है, वो तो जब आप नौकरी करेंगे उसके बाद की है। मैं कहाँ फिक्सेशन पे आ गया, पहले लगने तो दो आपको। कोई फालतू में याद रखेगा उम्र भर, फिर वो अचेतन में चली जाएगी, फिर जब भी याद आएगी ना कि 30 दिन तक छुट्टी ली जा सकती है, फिर वो दुख पैदा करेगी, है ना। तो पहले नहीं अपने। ये फिक्सेशन क्या होता है? ये कहता है कि बालक जो होता है ना, वो हर अलग अलग विकास की अलग अलग अवस्थाओं में, आपको पता हो तो, अलग अलग कामुकता क्षेत्रों के माध्यम से काम प्रवृत्ति की पूर्ति करता है। मतलब किसकी पूर्ति कर रहा है? लिबिडो की पूर्ति कर रहा है। किसकी पूर्ति कर रहा है? लिबिडो की। लेकिन क्या एक ही तरीके से कर रहा है? क्या एक ही अवस्था में कर रहा है? क्या सभी अवस्थाओं में करता जा रहा है? अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग कामुकता के क्षेत्रों का उपयोग करता जा रहा है, और वो लिबिडो की पूर्ति करता जा रहा है। लिबिडो की पूर्ति को मैं सीधा सीधा यदि कहूं तो बालक लैंगिक संतुष्टि प्रदान करता है। क्या करता है? लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। क्या कर रहा होता है? लैंगिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। होता क्या है कि जिस अविकास की अवस्था में, किसी भी विकास की अवस्था में जब वो लैंगिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है, उसको वो लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से या तो अधिक प्राप्त हो जाए या आवश्यकता से कम प्राप्त हो जाए। जितनी आवश्यकता थी उतनी प्राप्त हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन या तो आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो जाए या आवश्यकता से कम प्राप्त हो जाए, तो वो उसके व्यक्तित्व में स्थायी हो जाती है, वो छप जाती है। वो व्यक्तित्व में क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। जैसे एक बालक है, 0 से 2 वर्ष का है, उसने लैंगिक संतुष्टि पूर्ति करनी थी और उसको आवश्यकता से ज्यादा लैंगिक संतुष्टि प्राप्त हो गई। जब आवश्यकता से अधिक हुई तो वो जो कितनी अधिक हुई है उसका फिक्सेशन हो जाता है, स्थायी हो जाती है वो, और आगे चलकर वो बालक में कई सारे रोग उत्पन्न करती है। व्यक्तित्व उसी पर डिपेंड करता है, व्यक्तित्व उसी पर डिपेंड करता है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि स्त्रीकरण क्या होता है। तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं ना कि बालक को लैंगिक संतुष्टि यदि आवश्यकता से अधिक या फिर आवश्यकता से कम प्राप्त होती है तो वो उसका क्या हो जाता है? स्त्रीकरण हो जाता है, उसका फिक्सेशन हो जाता है। अभी इतना ही लिख लीजिए आप, लिखे, हेडिंग लगाइए, स्त्रीकरण, फिक्सेशन। फिक्सेशन अंग्रेजी तो बिना कहे लिख लिया करो। लिखो, लिखो, बालक को लैंगिक संतुष्टि, बालक को लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से या तो अधिक, लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से या तो अधिक या कम, आवश्यकता से या तो अधिक या कम प्राप्त होने पर उसका स्थिरीकरण हो जाता है। आवश्यकता से या तो अधिक या कम होने पर उसका स्थिरीकरण हो जाता है। उसका स्थिरीकरण हो जाता है।
इसी प्रकार से एक बिंदु और लिखिए, लैंगिक ग्रंथि या लैंगिक ग्रंथियां, लैंगिक ग्रंथियां, लैंगिक ग्रंथियां। अब थोड़ा सा देखिए एक बार, दो ग्रंथियों को लैंगिक ग्रंथियां माना जाता है। एक होती है ओडिपस और एक होती है इलेक्ट्रा। एक कौन सी होती है? ओडिपस और एक होती है इलेक्ट्रा। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ओडिपस क्या होती है? देखो, ये सामान्यतः लड़कों में पाई जाती है कि लड़कियों में? ये सामान्यतः लड़कों में पाई जाती है। ये सामान्यतः, जरूरी नहीं है, ये सामान्यतः लड़कियों में पाई जाती है। ये लड़कों में जो पाई जाती है, इसके दो स्वरूप होते हैं। ये मातृत्व स्नेही होती है। क्या होती है? मातृत्व स्नेही, या फिर इसको बोल सकते हैं पितृत्व विरोधी। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रा होती है ना, ये इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है? मातृत्व विरोधी और पितृत्व स्नेही होती है। पितृत्व स्नेही होती है। इसका मतलब यह है कि यदि जिसमें ओडिपस ग्रंथि पाई जाए, जिसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाए? ओडिपस ग्रंथि पाई जाए, वो हमेशा अपनी मां से प्रेम करता है और पिता का विरोध करता है। मां से प्रेम। अच्छा, ये केवल मां नहीं है। जिसमें ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है ना, वो ओडिपस ग्रंथि वाला लड़का महिलाओं से प्रेम करता है। मां से नहीं है, किससे? महिलाओं से। इसका मतलब उसकी मां, बहन, मासी, चाची, ताई, कोई भी जो उसके संपर्क में आई है ना, वो उनसे क्या करता है? प्रेम करता है। और कोई भी, चाहे पिता, चाचा, भाई, कोई भी है, वो उसका विरोधी होता है। और जिसमें इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि पाई जाती है ना, वो लड़की मातृत्व विरोधी होती है। इसका मतलब कोई भी महिला की गोद में जाना वो पसंद नहीं करेगी। और पितृत्व से नहीं होती है, इसका मतलब कोई भी पुरुष है, उसकी पुरुष की गोद में जाना पसंद करेगी। ये नाम कहां से आए? ओडिपस और इलेक्ट्रा। वास्तव में साइंस में तो इनका नाम अलग होता है। सिगमंड फ्राइड ने नहीं दिए। सिगमंड फ्राइड ने तो लैंगिक ग्रंथियों की चर्चा की है कि बालक में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। उसको नहीं पता था ओडिपस क्या है, इलेक्ट्रा क्या है। वास्तव में ओडिपस और इलेक्ट्रा क्या है? तो ओडिपस नाम का एक राजकुमार था। ओडिपस नाम का क्या था? इलेक्ट्रा नाम की उसकी मां थी। मतलब वो किसी जमाने में बहुत बड़ी राजकुमारी, रानी है। इलेक्ट्रा नाम की एक रानी है। और उसका बेटा है जिसका नाम क्या है? ओडिपस। ओडिपस को अपनी मां से प्रेम हो गया था, इसलिए उस ओडिपस ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और उसके बाद अपनी मां से विवाह कर लिया था। अब आप शायद अंदाजा लगा सकते हो कि ओडिपस का मतलब क्या होता है। ओडिपस मतलब जो मातृत्व स्नेही है और पितृत्व विरोधी है। और इलेक्ट्रा उसमें सम्मिलित थी, उस षड्यंत्र में सम्मिलित थी कि अपने पति को उसने मरवाया हो। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रा जो होती है ना, वो एक प्रकार से हम लोग मान सकते हैं कि क्या होती है? वो पितृत्व स्नेही होती है और मातृत्व विरोधी होती है। ध्यान रखिएगा। तो वहीं से ये नाम पड़े, अपने को इनसे ज्यादा लेना देना नहीं है। रीट में कंप्लीट नोट्स बना लिए, थर्ड ग्रेड में दोबारा नहीं बनाने के, नहीं बनाने, कोई डिफरेंस नहीं है। पढ़ो बस, इसलिए रफ में लिखते जाओ ताकि नींद नहीं आए। नींद आ जाए तो अलग बात है, बाकी नोट्स दोबारा नहीं बनाने। तो आप नीचे हेडिंग लगाओ, लैंगिक ग्रंथियां। लिख लिया? तो लैंगिक ग्रंथियों में तो सीधा सीधा ये दोनों ग्रंथियां लिख लोगे ना आप, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा।
लिख लिया? हाँ हाँ हैं? ए जो काम ऊपर वाले ने जिसको देख के भेजा है ना वही करे तो ठीक रहे, दूसरा करने का प्रयास करता है तो गड़बड़ होती है। बैठ गई, यही कह रहा है? दो दिन बहुत याद आई है मैं तेरी, सच में। कई बार मैंने मेरी निगाहें आपको ढूंढती रही या देखती रही, मिले नहीं आप हैं। पूछने से फिर पूर्ति थोड़ी हो जाती। कोई नहीं, हो गया, लिख लिया? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हमने 4-5 चीजों की चर्चा की है, क्या ये आपको ध्यान रह जाएगी क्या? बताओ, स्वयं क्या होता है? अपने आप से प्रेम। सर्वाधिक कब होता है? काम प्रवृत्ति क्या होती है? और स्वाभाविक। फ्राइड ने इसको क्या कहा है? लिबिडो। इसकी पूर्ति विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न कामुकता क्षेत्रों में होती है। फिर शेषव कामुकता क्या होती है? फ्राइड के अनुसार शेषवावस्था में अधिक और युंग के अनुसार किशोरावस्था में अधिक। फिर फिक्सेशन क्या होता है? लैंगिक संतुष्टि की प्राप्ति या तो आवश्यकता से अधिक हो जाती है या आवश्यकता से कम रह जाती है, तो उसका क्या हो जाता है? स्थिरीकरण हो जाता है। और ये जो लैंगिक संतुष्टि पूर्ति करता है, ये पूर्ति उसको आगे जाकर क्या करती है? कई सारे रोग उसमें उत्पन्न करती है। लैंगिक ग्रंथियां ओडिपस किस में पाई जाती है? इलेक्ट्रा किस में होती है? लड़कियों में। ओडिपस कैसी होती है? या फिर पितृत्व विरोधी। इलेक्ट्रा कैसी होती है? या पितृत्व से। क्लियर? चलिएगा, अब हम लोग लिखेंगे इसकी अवस्थाएं। क्या लिखेंगे? अवस्थाएं। अब अलग से एक लाइन लिख लीजिए और फिर शुरू करते हैं। सिद्धांत चल रहा है ना इसका, लिखो। लिखो, फ्राइड ने इस सिद्धांत में फ्राइड ने इस सिद्धांत में पांच अवस्थाओं का वर्णन किया है। 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो निम्न है। बताओ, देखिए, पहली कौन सी होती है? मुख्य अवस्था। लिखो, ओरल स्टेज, मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था क्या इसका पीरियड बता सकते हैं क्या? 0 से, अच्छा, इसको मैं कह सकता हूं ना कि जन्म से 12 या 18 माह। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको, एक मिलेगा इनमें से। ये मतलब फिक्स नहीं कि ये आज बालक फिक्स 18 महीने का हो गया, आज अगली अवस्था में चला गया, फिक्स नहीं है। एक स्टेज से दूसरी स्टेज के बीच में संक्रमण काल पाया जाता है, तो वो लगभग 12 से लेकर 18 तक प्रयास करता है कि अगली को ग्रहण कर ले, इसको छोड़ दे। मुख्य अवस्था। अब इसको थोड़ा सा समझ ले क्या होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इस अवस्था में बालक के कामुकता का क्षेत्र, क्योंकि अलग अलग अवस्थाओं में कामुकता के क्षेत्र अलग अलग होते हैं, इस अवस्था में बालक के कामुकता का क्षेत्र होता है मुख। क्या होता है?
मुख। इसका मतलब बालक यहां पर लिबिडो की प्राप्ति करेगा। किसकी प्राप्ति करेगा? हर अवस्था में बालक का एक ही उद्देश्य है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार, वो किसकी प्राप्ति कर रहा होता है? लिबिडो। और इस लिबिडो की प्राप्ति पर ही उसका व्यक्तित्व डिपेंड करता है। तो वो लिबिडो की प्राप्ति करेगा तो वो किसके माध्यम से करेगा? मुख के माध्यम से करेगा। कैसे करेगा? तो ये कहता है सिगमंड फ्राइड की बालक इस अवस्था में उसके हाथ में यदि कोई भी वस्तु है, उसके हाथ में कोई भी वस्तु है, उसको सीधा मुंह में चबाएगा। डायरेक्ट रूप से वो प्रयास करेगा कि उसको मुंह में लिया जाए, और वो मुंह में काटेगा, चबाएगा, निगलेगा, उसको मुंह में, अपने मुंह में निगलेगा, चबाएगा, काटेगा, चाहे कोई भी प्रकार की क्रिया कर रहा है, उससे वो क्या कर रहा होता है? लैंगिक संतुष्टि की पूर्ति कर रहा होता है। इसका मतलब वो लिबिडो की पूर्ति कर रहा है, अतः वो कौन सी पूर्ति कर रहा है? लैंगिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। इससे देखो जो, अच्छा, न केवल वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बालक में आपने, आपका हाथ है, आपका अंगूठा है या आपकी अंगुली है, वो भी यदि बालक के संपर्क में जाती है तो बालक सीधा काटेगा। यदि कोई वस्तु नहीं मिलती है तो बालक खुद का ही अंगूठा, लगभग बालक इस अवस्था में क्या होता है? खुद का अंगूठा अपने मुंह में रखता है, हम उसको फिर बाहर निकालते हैं, फिर अंदर कर लेता है, फिर हम बाहर निकालते हैं। अपन कहते हैं इसकी गंदी आदत पड़ गई है, पता नहीं इसकी कैसी आदत पड़ी है, पूरे दिन वो अंगूठे को चबाता रहता है, अंगूठे को चूसता रहता है। जबकि वो वास्तव में सिगमंड फ्राइड कह रहा है कि वो बच्चा क्या कर रहा होता है? वो लैंगिक संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। और वो, अच्छा, यहां तक कि वो अपने को खाएगा, काटेगा, जहां कहीं भी, यदि बालक को आपने गोद में ले लिया और गोद में लिया, यहां से उठा रखा है, तो वो यहां से काट लेगा। अपन कहते हैं कि बालक पता नहीं बदमाश हो गया है, और बालक बदमाश नहीं हुआ है, बालक क्या कर रहा होता है? लिबिडो की पूर्ति कर रहा होता है। अच्छा, ध्यान से देखिए, इस अवस्था में बालक स्तनपान कर रहा होता है, स्तनपान कर रहा होता है। तो सामान्यतः बालकों की एक ही शिकायत होती है कि बालक स्तनों को काटते हैं, अपनी मां के स्तनों को काटते हैं, इसलिए मां उनकी फिर पिटाई करती है, फिर वो स्तनों को काटते हैं और फिर उसकी पिटाई करती है। लेकिन वो बच्चा समझ नहीं रहा है, वो बच्चा केवल और केवल क्या कर रहा होता है? लैंगिक संतुष्टि की पूर्ति कर रहा होता है, वो लिबिडो की प्राप्ति कर रहा होता है। ध्यान रह जाएगा। इसलिए इस अवस्था में बालक को स्तनपान छुड़ाने का ट्रेनिंग दिया जाता है। ये जो स्टेज होती है ना, इस स्टेज में एक प्रशिक्षण दिया जाता है उसे विशेष प्रकार से। वो कौन सा होता है? स्तनपान छुड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, वो सिगमंड फ्राइड के अनुसार एक स्तनपान छुड़ाने का प्रशिक्षण है। आप सबके सब इस अवस्था से गुजरे हैं, इस स्टेज से गुजरे, तो आपको पता है कि कितने दुख झेले होंगे आपने। अच्छा, अब देखिए मैं बात कहां दिक्कत आती है? दिक्कत यहां आती है क्योंकि इस अवस्था में स्थिरीकरण होता है। क्या होता है? स्थिरीकरण का मतलब कुछ समझे आप? मतलब या तो उस बालक को इस अवस्था में लिबिडो की प्राप्ति आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है या फिर आवश्यकता से कम। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बालक को स्तनपान 4-5 महीने का होता है, तभी उसको बंद करवा दिया जाता है, भाई फीडिंग करवाना बंद करवा दिया जाता है। अब जब उसको बंद करवा दिया जाता है तो उसकी बताओ लैंगिक संतुष्टि पूर्ति हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, कमी रह गई, वो चीजें उसमें स्थायी हो जाएगी, वो चीजें उसमें स्थायी। या फिर कुछ बालक ऐसे होते हैं जो 4-5-6 साल के भी हो गए, फिर भी भाग भाग के जैसे कुत्ते का पिल्ला जाता है ना, दौड़ दौड़ के पूंछ हिला के, और वैसे जाके वो स्तनपान करते हैं। मम्मी पापा को ये लगता है, मम्मी को ये लगता है कि मैं इसे प्रेम दे रही हूँ, बेटे को पाल रही हूँ। पाल नहीं रही है, आप उसमें स्थिरीकरण करवा रही है। लिबिडो की प्राप्ति उसमें आवश्यकता से क्या हो रही है? अधिक हो रही है। यदि दोनों ही स्थितियों में, जब या तो स्थिरीकरण हो गया, मतलब या तो कम हुआ या ज्यादा हुआ, यदि सामान्य रहा ना बालक, आपने वो बिल्कुल फीडिंग करवाने की ट्रेनिंग उसको ठीक ढंग से दी है, उसको छुड़ाने की ट्रेनिंग ठीक ढंग से दी है, दिन में 10 बार 20 बार 50 बार उसको फीडिंग नहीं करवाई है, दिन में आपने उसका लिमिट रखा है, समय आपने फिक्स किया गया है कि भाई 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद उसको फीडिंग करवाई जाएगी। धीरे धीरे उसको कम करते करते उसको क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। यदि ऐसी स्थिति आपने रखी है तो बालक का व्यक्तित्व ठीक ढंग का डेवलप होगा आगे उसमें, क्योंकि इसमें स्थिरीकरण नहीं हुआ है तो आगे उसमें किसी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होंगे। और यदि यहां पर बालक में स्थिरीकरण हो गया तो वो बालक बड़ा होकर पूरा व्यक्तित्व को डिपेंड करेगा, ये पूरे व्यक्तित्व में पूरे जीवन भर रहेगा उसके। बड़ा होकर वो बालक कुछ न कुछ चबाने जैसी आदतें उसकी पड़ेगी। चबाना मतलब हमेशा कुछ न कुछ खाते रहना, हमेशा कुछ न कुछ
खाते रहना। जैसे आपने कई बार देखा होगा, लोगों घर में होते हैं या किचन, तो घर में वो थोड़ी देर, हर 5 मिनट होती है, 10 मिनट नमकीन की फाक, फिर उसके बाद नमकीन नहीं मिली तो दाल की फाकी मार लेते हैं, फिर उसके बाद चीनी की फाकी मार लेते हैं, उतने में कुरकुरे मिल जाते हैं, उतने में उनको कुछ, मतलब उनका मुंह चलता ही रहता है, उनका मुंह चलता ही रहता है। ये नहीं तो सामान्यतः देखो, ये सामान्यतः लड़कियों पर लागू होता है। तो लड़के क्या करते हैं, लड़के किचन में नहीं रहते हैं, लड़के मार्केट में घूमते रहते हैं, इसलिए या तो वो गुटखा चबाते हैं, तानसेन, मिराज, या फिर वो धूम्रपान करते हैं, या फिर क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, जर्दा खाते हैं, ये जो इस प्रकार की, या फिर च्युइंगम चबाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, च्युइंगम चबाते हैं। अच्छा, मतलब वो खाते रहते हैं, उनको कुछ भी चाहिए लेकिन उनको मुंह उनका चलता रहना चाहिए। वो जो आज जो हम गुटके चबा रहे हैं, आज जो हम लोग अनाप शनाप खाते रह रहे हैं, अपना मुंह बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कमी कहां की है, कमी घर वालों की है। कमी किसकी है, घर वालों की। किस वर्ष की है कमी, ये जन्म से लेकर 1-1.5 साल तक यदि ठीक ढंग से केयर कर लिया होता तो आज इस नौबत में नहीं पहुंचते हम। ये फिक्सेशन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, फिक्सेशन, और आगे पूरी उम्र में उसका व्यक्तित्व भी इसी प्रकार से निर्मित होता रहता है। ध्यान रखिएगा। तो ये पहली अवस्था है जिसकी, अच्छा, मुख्य अवस्था में आप देखते हैं, छोटा बालक होता है, जन्म से लेकर मैं 12 महीने या 18 महीने तक की बात कर रहा हूं, बालक आराम से सो रहा होता है या अपनी मस्ती में मस्त होता है, स्वयं में चल रहा होता है, अपनी मस्ती में चल रहा है। आप उसके पास गए और आपने जाके उस बालक को यहां से सीधा यहां से पकड़ते, क्यों, बच्चा क्यूट सा लगता है, बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है, चाहे कोई भी हो, आप जाके सीधा यहां से करते हैं। अच्छा, बच्चा बड़ा खुश होता है, बहुत मुस्कुरा रहा होता है, बहुत खुश होता है, अपने को लगता है कि यार देख, अपने कितना इज्जत कर रहा है, अपने कितने से प्रेम कर रहा है, ये अपने से ही प्रेम नहीं है, अपने को लगता है यार अपने से कितना प्रेम कर रहा है ये बालक यार। वो प्रेम नहीं कर रहा होता है, वो लिबिडो की पूर्ति कर रहा होता है। ये लिबिडो की पूर्ति है उसके लिए। इसके लिए ये मुख क्षेत्र जो होता है ना, इस क्षेत्र से वो लिबिडो की पूर्ति करता है। हम लोग कई बार अपन बदमाशियां भी तो करते हैं ना, अपन उसको कहते हैं कि अच्छा, वो जब ज्यादा काटता है, उग्र हो जाता है ना ऐसी अवस्था में, जब ज्यादा काटता है तो हम उसको ये कहते हैं, ले तू काट रहा है ना, ये हाथ देते हैं, बोले ये ले खा ले, पूरा उसकी राफा में दबा देते हैं पूरा का पूरा। यही तो करते हैं हम लोग। अच्छा, ये हर्षवर्धन, ये छोटी बड़ी कहानी नहीं है, ये बड़ी बात है। इससे बच्चे का व्यक्तित्व निर्मित होता है। ये आज जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं ना, इसका नतीजा यही है। ये दाने दाने में केसर का दम, इसीलिए जरूरत पड़ती है इनकी। लिखो लिखो, मुख्य अवस्था। लिखो, इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र मुख्य क्षेत्र होता है। इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र मुख्य क्षेत्र होता है। इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र मुख्य क्षेत्र होता है। मुख, मुंडा, थोबड़ा, सोबड़ा, हाँ, कामुकता का क्षेत्र मुक्त, अरे यही रुक, कामुकता का क्षेत्र मुक्त क्षेत्र होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, कितना लिख लिया आपने, कामुकता का क्षेत्र मुक्त क्षेत्र होता है। अतः बालक हाथ में आई प्रत्येक वस्तु को मुंह में लेकर हाँ, लिख ले तो, मुंह में लेकर, कॉमा लगा कर लिख, चबाकर, लिख, चबाकर, काटकर, निगल कर,
निगल कर, निगल कर, चूस कर, निगल कर, चूस कर, रगड़ कर, हाँ, रगड़ कर, लैंगिक संतुष्टि, लैंगिक संतुष्टि अर्थात लिबिडो की, अर्थात लिबिडो की, लिबिडो की पूर्ति करता है, अर्थात लिबिडो की पूर्ति करता है। यूको बैंक में कौन है स्टूडियो वाला? नरेश? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन है तो सही ना। की पूर्ति करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस अवस्था में बालक को, इस अवस्था में बालक को स्थिरीकरण होने पर, स्थिरीकरण होने पर हाँ, क्या लिखा है? इस अवस्था में बालक को स्थिरीकरण होने पर, अब दोबारा नहीं लिखवाना है ना, स्थिरीकरण क्या होता है समझ रहे हो ना? स्थिरीकरण होने पर आगे चलकर, आगे चलकर उसे चबाने संबंधित रोग, उसे चबाने संबंधित रोग, उसे चबाने संबंधित रोग उत्पन्न हो जाता है। रोग उत्पन्न हो जाते हैं ना, जैसे, जैसे गुटखा चबाना था, अभी क्या लिखा है? गुटखा चबाना, च्युइंगम चबाना, च्युइंगम लिख लो ना, नहीं लिख पाओगे? हाँ ठीक है, तो अरे खुद को समझ में आना चाहिए बस। गलत सही से क्या होता है? चे चम्मच वाला, हाँ, हाँ। आपको क्या लगा चे कलर वाला? नहीं, च्युइंगम चबाना, धूम्रपान करना, धूम्रपान करना, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? धूम्रपान करना, धूम्रपान करना, कुछ न कुछ खाते रहना, कुछ न कुछ खाते रहना, आदि, आदि। हो गया? नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस अवस्था में, अरे अब शांतिपूर्वक तरीके से लिख लो, लिखते समय तो शांति से लिखो। इस अवस्था में बालक को, इस अवस्था में बालक को स्तनपान छुड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवस्था में बालक को स्तनपान छुड़ाने का प्रशिक्षण
दिया जाता है। स्तनपान छुड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। समझ आएंगे ना, मैंने शॉर्ट शॉर्ट में समझाया आपको, 2-3 बातें सीखी है, 2-3 बातें आप लोग समझ लेंगे। नहीं वो भी, अब यही इसीलिए तो सिद्धांत है ना इसका भाई, ये लागू नहीं होता है ना, जरूरी थोड़ी है वो लागू होता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं तो उसको खुजली चलती है, उस वजह से वो चीजों को चबाता है। लेकिन सिगमंड फ्राइड अपनी बात को कह रहा है तो हम कहने लेने दे, क्या फर्क पड़ता है। जरूरी नहीं है भाई, ये जरूरी नहीं है कि वो आगे चलकर गुटखा चबाए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे अनुसार ये होता है। अगली अवस्था लिखो, नंबर 2 लिखो, गुदीय अवस्था। क्या होती है? एनल स्टेज। और कहां से कहां तक होती है भाई? या तो 12 या 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक, या तो 12 या 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक होती है। ये 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक होती है। अच्छा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको पता हो तो पहली अवस्था में कामुकता का क्षेत्र क्या था? मुख क्षेत्र था। अब वो कामुकता का क्षेत्र परिवर्तित होता है और इस स्टेज में आके वो क्या हो जाता है? गुद्दा क्षेत्र हो जाता है। कौन सा क्षेत्र हो जाता है? गुद्दा क्षेत्र हो जाता है। अब गुद्दा क्षेत्र हो जाता है तो वो बालक क्या करता है? वो बालक मल मूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं में आनंद लेने लग जाता है। मल मूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं में क्या लेता है? आनंद लेने लग जाता है। और वही आनंद उसे लैंगिक संतुष्टि की पूर्ति करवाता है। वही आनंद उसे क्या करवाता है? लैंगिक संतुष्टि की पूर्ति करवाता है। इसलिए इस अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बालक को। कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? इसे बोलते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब सीधा सीधा होता है कि बालक को मल मूत्र विसर्जन जो है ना, वो ठीक ढंग से, ठीक समय पर और ठीक समय तक, ये भी तो होता है ना, ठीक समय तक करने को सिखाया जाता है उसे, कि ठीक समय पर, उचित समय पर और उचित समय तक ये कार्यक्रम होना चाहिए। गुद्दा क्षेत्र हो जाता है। मलमूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं का आनंद का मतलब आपने देखा होगा। अब बालक, चूंकि हम लोग सभी ग्रामीण इलाकों से, शहरी इलाकों से नहीं है, शहरी वाले तो देखो अलग कार्यक्रम होता है। अपने वाले बच्चे, अब ये तो था उनके अनुसार भाई, ये जो सिगमंड फ्राइड है ऑस्ट्रिया वियना के, या फिर उधर के अमेरिका के, यूरोप के, वो बच्चे तो थोड़े एडवांस होंगे। अपने वालों में ये अवस्था थोड़ी थोड़ी लेट चलती है। तो ये जरूरी नहीं है कि 3 वर्ष तक समाप्त हो जाती है। 3 वर्ष तक समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि इसका स्थिरीकरण होता है, लंबे समय तक चलती है। लंबे समय तक 5 वर्ष तक चलती रहती है, 6 वर्ष तक। तो बच्चों को सामान्य अवस्था में आपने देखा होगा, जब 3-4 साल का बच्चा होता है तो उसको अब ये घर घर में ये टॉयलेट वाली, बाथरूम वाली सुविधा हो, यदि है भी तो भी कई बार समस्या हो जाती है। हम बच्चे को बिल्कुल खुले में भेजते हैं, बोले वहां जाके बैठ जा, फिर वो वहां जाके कार्यक्रम आयोजित करने लग जाता है। नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सोच के देखिए, इतने से नहीं है। अब वो बालक क्या करेगा कि अब जैसे मान लो वहां बेटा बेटा वो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, हाथ में उसने कोई तिनका विनका ले रहा है, उसे आराम से उस धरती से, उस धरातल से खेल रहा है, वो मस्ती से चित्र बना रहा होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, गाने गाता जाता है, बोलता जाता है। और थोड़ा कार्यक्रम ये आयोजित कर लिया, उसके बाद उठ के आगे बैठ गया, फिर उसके बाद उठ के आगे बैठ गया, फिर उसके बाद उठ के आगे बैठ गया, ऐसे ही करता है वो बालक। अच्छा, इतना नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं यार। हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, हम भूल जाते हैं। बंदा आने का नाम नहीं ले रहा है, फिर हम आवाज लगाते हैं, भाई 1 घंटा हो गया, क्या कर रहा है, आजा। अरे वो इन मलमूत्र विसर्जन की क्रियाओं में क्या करने लग जाता है? आनंद लेने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? आनंद लेने लग जाता है। इसका मतलब है कि वो बालक इस लिबिडो की पूर्ति कर रहा होता है।
अब देखिए दो प्रकार की चीजें होती है इनमें, इसमें क्या होता है, दो प्रकार की। ये मलमूत्र विसर्जन यदि वो ज्यादा समय तक ये कार्यक्रम कर रहा है, ज्यादा समय तक मतलब दिन में 2 बार भी 4 बार भी, बच्चा होता है ना, कुछ बच्चों की ऐसी आदत लग जाती है, तो थोड़ी देर होती है, 2 4 5 घंटे होते हैं, बोले तो घर वाले समझ जाते हैं, तो वो उसकी चड्डी खोल के उसको कहते हैं अब जा। है? यही होता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं, अरे सुन लो रे छोरो, तभी तो तुम, आप जैसे लोगों ने तो सिगमंड फ्राइड को बर्बाद कर दिया। ये बेचारा समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग समझे ही नहीं, लोगों को लगा कि ये बस इनका काम ही नहीं है। सुनो अब मेरी बात ध्यान से। अरे ऐसे बहुत उल्टे सीधे कार्यक्रम आपने भी किए होंगे, कई बार स्कूल से आते हुए, कई बार स्कूल से जाते हुए, एक साथ लाइन बना के बोले 8 कौन मान देर, 4 कौन बना देर, 6 कौन बना देर। कई सारे कार्यक्रम आपके द्वारा भी किए गए हैं। ये आपकी गलती नहीं है, ये सिगमंड फ्राइड है। ये कहता है कि आपके लिए, आप लिबिडो की प्राप्ति करना चाह रहे हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो आपको बताओ तो, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक घर वाले परेशान रहते हैं, वो कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नहीं जाते हैं। नहीं जाते। अच्छा, वो बालक बिल्कुल दबा के रहते हैं, कोशिश करते हैं, जब ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है ना, तब भी वो कोशिश करते हैं, वो क्योंकि उनको इसी चीज में आनंद होने लग जाता है, वो इसी चीज में आनंद प्राप्त करने लग जाते हैं, इसी चीज में उनका लिबिडो होने लग, प्राप्त पूर्ति होने लग जाती है। यदि ऐसी स्थिति रही, इस अवस्था में यदि मान लो स्थिरीकरण हो गया, फिक्सेशन हो गया इस अवस्था में, इसका मतलब या तो उसने लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त कर लिए और या कम प्राप्त कर लिए, तो आगे चलकर उस बालक में कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कई सारे रोग, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का बालक जो होता है ना, वो या तो अव्यवस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यवस्थित हो जाता है, या फिर वो बालक अति व्यवस्थित हो जाता है। देखिए ये सारी चीजें यहीं से टिकी हुई है, या तो वो बालक अव्यवस्थित हो जाएगा या क्या हो जाएगा, अति व्यवस्थित। जिसने देखो 2-3 दिन तक ये काम नहीं किया हो, 2-3 दिन से ऐसे कार्यक्रम आयोजित इसने किए हो, वो बालक अव्यवस्थित हो जाएगा, वो सॉरी अति व्यवस्थित हो जाएगा। अति व्यवस्थित का मतलब क्या हो जाएगा कि वो, जैसे मान लीजिए वो बालक स्नान कर रहा है, तो स्नान करते हुए या हाथ धो रहा है, तो हाथ धोते हुए उसको लग रहा है कि यार ये हाथ धुले नहीं है अभी, वो धोते ही जाता है। वो कई सारे कार्यक्रम में से कई किन्हीं कार्यों को बार बार करना अति व्यवस्थित। जैसे उसके फर्श में पैसे पड़े हैं, तो उन पैसों को बार बार वो जमाएगा, कोशिश करेगा। अलमारी में किताबें पड़ी है, तो उन किताबें सही जमी हुई, थोड़ी देर में जाके वापस उनको जमाएगा। या तो वो बिल्कुल अति व्यवस्थित हो जाता है अपने, या फिर बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाता है। कमरे में पता ही नहीं लग पा रहा है कहाँ पैर रखना है, कहाँ सोना है, कहाँ किताबें रखनी है, किस जगह क्या सामान रखा है, पूरा सामान बिखरा अस्त व्यस्त पड़ा होता है, पूरा अस्त व्यस्त पड़ा होता है। तो वो या तो अव्यवस्थित होता है या अति व्यवस्थित। फिर ये बालक या तो आक्रामक हो जाता है। क्या हो जाता है? आक्रामक हो जाता है। ये बालक बिल्कुल जिद्दी हो जाता है। क्या हो जाता है? जिद्दी। या फिर ये बालक बिल्कुल धारणात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है? धारणात्मक हो जाता है। या फिर ये बालक आगे चल के कंजूस हो जाता है। देखो आक्रामक का मतलब, अरे मैडम जी को तो ये पता होता है कि इतने बजे क्लास है, हैं? अरे पता है, वो क्यों करेंगे? घर वालों को देखो, घर वाले तो वैसे, पिताजी वो तो वैसे ही नहीं करते हैं, उनको तो 5-10 दिन से, 5-4 दिन से, 2 दिन से हम कॉल कर लेते हैं, वो तो क्यों कॉल करे? उसको पता है कि भाई ये क्लास चल रही है, ब्रेक का टाइम ही नहीं हुआ है, पता है। तो फिर या तो ये फोन करने वाला फर्जी है, हैं? नहीं, इतनी क्या ऑपरेशन इमरजेंसी यार, हम कौन से डॉक्टर है जो कार्डियोलॉजिस्ट है जो जाके ऑपरेशन कर देंगे? अरे रहने दे तू, इस अवस्था में पहुंचने में टाइम लगेगा। जिस दिन बात करने लग जाएगा ना, उस दिन होठों के फेफड़ी आ जाएगी, पूरी आई हुई है ना? चलो सुनो मेरी बात सुनो। ये बालक क्या हो जाता है? या तो आक्रामक या फिर जिद्दी। आपने देखा होगा इस अवस्था के जो बालक होते हैं ना, वो बहुत भयंकर जिद्दी हो जाते हैं, किसी की बात नहीं मानते। घर वाले कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, इसको किसी ने कुछ करवा दिया, ये तो बहुत जिद्दी हो गया, किसी के बाप की भी बात नहीं मानता है, सुनता ही नहीं है,
तो इसका मतलब है कि वो बालक इस अवस्था से गुजर रहा है। फ्राइड कह रहा है कि नहीं, वो बालक जिद्दी इसलिए है, या फिर वो बालक धारणात्मक होता है। धारणात्मक मतलब उसने धार लिया ना कि ये करना है, मतलब करना है। उसके बाद तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, बोले कुछ नहीं, मुझे तो ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, ये इस वजह से। या फिर जो व्यक्ति देखो जिसने 2-3 दिन तक रोक के रखा था, ऐसा व्यक्ति आगे चलकर फिर क्या बन सकता है, कंजूस वाली स्थिति में भी पहुंच सकता है, क्योंकि उसने कौन सा कार्य किया था, ये कंजूस ही तो किया था कार्य। अच्छा, ये जो बालक होते हैं ना, ये दिखा इनको, देखा तो होगा आपने, हैं देखा है ना? हाँ, ये देखो, ये बच्चा कौन सी अवस्था में है, ये बच्चा एनल स्टेज में है। ये बच्चा बदमाश नहीं है, ये बच्चा अपराधी नहीं है। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये मलमूत्र विसर्जन की क्रियाओं में आनंद ले रहा है मस्ती से। ये लो, ये आराम से, इसको जो अच्छी जगह लगी ना, इसको लगा यार ये जगह ठीक है, उसी जगह अपने आनंद की प्राप्ति कर रहा है। इसका मतलब है ये लिबिडो की पूर्ति कर रहा होता है ना। ऐसे बच्चे अपराधी नहीं है, ऐसे बच्चे बदमाश नहीं होते। लिखो तो, क्या लिखा है आपने, खुद अवस्था लिखो। इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र, इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र गुद्दा क्षेत्र हो जाता है। इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र गुद्दा क्षेत्र हो जाता है। इसमें बालक मलमूत्र विसर्जन जैसी, इसमें बालक मलमूत्र विसर्जन जैसी क्रियाओं में आनंद लेने लग जाता है। विसर्जन जैसी क्रियाओं में आनंद लेने लग जाता है। क्रियाओं में आनंद लेने लग जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसमें स्थिरीकरण होने पर व्यक्ति का व्यवहार, मतलब आगे चलकर है, ये व्यक्ति आगे बढ़ा है, व्यक्ति का व्यवहार अव्यवस्थित या अति व्यवस्थित हो जाता है। अव्यवस्थित या अति व्यवस्थित हो जाता है। एवं वह आक्रामक, जिद्दी, धारणात्मक, कंजूस आदि गुणों को धारण कर लेता है। आदि गुणों को धारण कर लेता है। आदि गुणों को धारण कर लेता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालक को मल मूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण, इस अवस्था में बालक को मल मूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण कोष्टक में लिखोगे टॉयलेट ट्रेनिंग, मल मूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण कोष्टक में क्या लिखेंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है। दिया जाता है।
फ्राइड ये कहता है कि यदि जो समझदार परिवार होते हैं ना, आज भी अपने भी देखो जो समझदार परिवार है जिनमें कुछ एक दो व्यक्ति भी यदि थोड़े से ठीक ढंग के समझदार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो बच्चा होगा ना, उस बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। अच्छी तरीके से देने का मतलब वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही पहला काम ये है, सुबह उठते ही पहला काम ये टाइम से होना चाहिए। उसके बाद में यदि बच्चा दिन में एक दो बार उनको मिल जाता है ना ऐसा क्रियाक्रम करते हुए, तो वो उसको ये और कहते हैं कि तेरे ये बार बार में क्या है, बार बार में क्या समस्या है तुझे। मतलब ये है कि वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। तो अपने ये दैनिक जीवन पर भी, आगे भविष्य के जीवन पर भी लागू होता है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसको ना तो समय अतिरिक्त दे और ना वो टाइम अतिरिक्त दे कि भाई बार बार वो ऐसे कार्य कर रहा है, इसलिए उसे टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है। कौन सी अवस्था होती है ये? गुद्धि अवस्था, एनल स्टेज। तीसरी लिखो, कौन सी होती है? लैंगिक अवस्था। यह कब से कब तक होती है? 3 से लेकर 5 वर्ष। क्या बोलते हैं इसे? फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज लिखो। इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र, कामुकता का क्षेत्र कामुकता का क्षेत्र लैंगिक ग्रंथियां होती है। कामुकता का क्षेत्र लैंगिक ग्रंथियां होती है। कामुकता का क्षेत्र लैंगिक ग्रंथियां होती है। कौन सी होती है लैंगिक ग्रंथियां? नीचे लिख लो, 1 नंबर ओडिपस और 2 नंबर इलेक्ट्रा। बस इतना लिख के ही छोड़ देना है। एक नंबर ओडिपस और 2 नंबर इलेक्ट्रा। अच्छा, ये इनका कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? मतलब ये कहां पाई जाती है? अभी लिखेंगे आप, है ना, थोड़ा शांति से समझना इस चीज को। आप लोग समझते हैं ये लैंगिक ग्रंथि कहां होती है? ये पूरे शरीर में विकसित होती है। पूरे शरीर में विकसित होती है, पूरे कंप्लीट शरीर में, दिखती कहीं नहीं, पूरे शरीर में होती है। इसलिए 3 से 5 वर्ष का बच्चा होता है ना, वो अत्यधिक गोद अनुभव करता है। वो ये चाहता है कि मैं पूरे दिन इसके गोद में रहूं, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से चिपका रहूं। वो दूसरे व्यक्ति के शरीर से चिपकते हुए लैंगिक संतुष्टि पूरी करता है, लिबिडो की प्राप्ति करता है। आप याद करके देखो, इस अवस्था का यदि कोई लड़का होगा ना, वो मां की गोद में रहना, मतलब महिलाओं की गोद में रहना पसंद करेगा, और जो लड़की होगी ना, वो पुरुषों की गोद में रहना पसंद करेगी। जरूरी नहीं है कि वो लैंगिक संतुष्टि केवल वहीं से मिलती हो, वो समान लिंग से भी मिल सकती है। यदि लड़का है अपने पिता की गोद में, तो भी उसे लैंगिक संतुष्टि तो मिल रही है, लेकिन वो प्रयास ये करता है कि मैं इधर रहूं। आपको बताओ तो इस आयु का जो बालक होता है ना, वो बहुत नटखट होता है, और आप बेटे और आप थोड़ा सा उसे प्रेम करने, मतलब थोड़ा सा आपने उसे व्यवहार दिखा दिया, तो वो बालक फिर पूरे दिन आपको छोड़ेगा नहीं, आप पर कूदेगा, उछलेगा, उधर से दौड़ के आएगा ना, आप कर आकर गिरेगा, आपके कंधों पर बैठा रहेगा, इधर से आप उसको लटका कर लाओगे, वो इधर आ जाएगा, इधर से वापस उसको लटका कर ले जाओगे, इधर आएगा। बच्चा इतना खुश रहेगा, आपको ढूंढेगा। वो आपको लगता है कि वो बच्चा आपसे प्रेम कर रहा है, गलत फहमी है आपकी। वो बच्चा अपने लिबिडो की पूर्ति कर रहा है आपके माध्यम से। उस बच्चे को प्रेम से लेना देना नहीं है। वो बच्चा, इस आयु का बच्चा होता है ना, वो कहीं भी चला जाता है, किसी के पास गोद में चला जाता है, कोई भी गोद में उठा लो, कोई भी खिलाओ उसे, ये मना नहीं करता। इससे पहले वाला नहीं करता है, इससे छोटा बालक नहीं है। लेकिन ये जो बालक होगा ना, ये किसी की भी गोद में चला जाएगा। एक बार जैसे नए कोई रिश्तेदार आए, नए रिश्तेदार उसे मिले, थोड़ा सा जान गया ना वो, उसके बाद वो रिश्तेदारों के यहाँ से जाएगा, उतरेगा ही नहीं, वो गोद से ही नहीं उतरेगा। वो कहेगा मैं इनके साथ ही जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उस बच्चे को उन रिश्तेदारों से कोई प्रेम नहीं है, उस बच्चे को केवल क्या है, लिबिडो की। इसलिए आपको पता होगा, जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो पास में बैठे होते हैं, अपने दादी दादा माता पिता पास में बैठे होते हैं। बच्चा यदि किसी पर ज्यादा ही गोद में आ रहा है, भाग भाग के लटक लटक के वो उसको ज्यादा ही खिला रहा है, तो वो चुप तुरंत कह देते हैं कि छोरा सीधा बैठ, क्यों कर रहा हूं, क्यों उछल रहा है फालतू में,
क्यों भाग भाग के गोद में, यहाँ बैठ जा, नीचे बैठ जा, यहाँ। इसका मतलब वो ये चाह रहे हैं कि इसमें स्थिरीकरण नहीं हो, उसमें फिक्सेशन नहीं हो। और यदि उसमें फिक्सेशन हो गया, इस अवस्था में यदि उसने या तो लिबिडो की प्राप्ति आवश्यकता से ज्यादा कर ली या फिर आवश्यकता से कम कर ली, तो भविष्य में उसमें यौन रोग उत्पन्न होते हैं। ये जो सेक्सुअल डिजीज जितने भी होते हैं ना, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल डिजीज, वो सारे के सारे यौन आदत लगना, यौन रोग होना, ये सारे के सारे इसकी वजह से ही होते हैं। किसकी वजह से? इस अवस्था की वजह से। लिखो, एक लाइन तो लिख दो। लिखो, इस अवस्था में स्थिरीकरण होने पर, इस अवस्था में स्थिरीकरण होने पर व्यक्ति में यौन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये व्यक्ति में मतलब आगे हो रहे हैं, ये किशोरावस्था के बाद व्यक्ति में यौन रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यौन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जगह जगह मुंह मारते हैं। इसका कारण यही है, लैंगिक अवस्था ही है। अरे ये गलत नहीं है, समाज की सच्चाई है। ये अवस्था है, इस अवस्था के कारण है। चाय पियो।